तब घड़ी में रात के 8 बज रहे थे जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह ही पंडित कृष्ण कुमार जी के घर में कहानी सुनने आए हुए थे। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के इकलौते पंडित हैं। गांव में कोई भी शुभ काम पंडित जी के बगैर होता ही नहीं था। पंडित जी की कहानियां इतनी मजेदार होती थीं कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर में कहानियां सुनते रहते थे। उस रात भी पंडित जी ने कहानी बताना शुरू किया। सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अपने साथ घटी एक भूत की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, और हाँ, याद है ना, बीच में किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। इतना कहकर पंडित कृष्ण कुमार जी ने वो कहानी शुरू की जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में भूल नहीं सका। बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। तब मैं यानी पंडित कृष्ण कुमार जी जवान हुआ करते थे। बदन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन दिनों शादियों का लगन चल रहा था। दिन में 2-3 शादियां तो मैं आराम से निपटा ही लेता था, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि शादियां सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि अगल बगल के गांवों में भी लगातार होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जमींदार साहब की बेटी की शादी में जाना था। हालांकि वो गांव हमारे यहाँ से काफी दूर था, मगर उस गांव के जमींदार साहब से मेरी अच्छी जान पहचान थी और उनकी ये खास इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी मैं ही करवाऊं। तो मैं किस मुंह से मना करता, लिहाजा मुझे वहां जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक सारे बाराती पहुंचे, जिसके बाद मेरा काम शुरू हुआ और आधा 1 घंटा में निपट भी गया। दक्षिणा देने के साथ ही साथ जमींदार साहब ने मुझसे बहुत गुजारिश की कि मैं खाना खाकर जाऊं, मगर पहले से ही इतनी रात हो चुकी थी और अगर मैं खाना खाने बैठता तो और भी रात हो जाती। हालांकि जमींदार साहब तो मुझे उनके यहाँ रुकने के लिए भी बोल रहे थे, मगर मैं नहीं माना। नई नई शादी हुई थी, बीवी घर पर अकेली थी। ऐसे में अगर मैं वहां रुक जाता तो अच्छा नहीं रहता। जमींदार साहब के बहुत जिद करने पर मैंने उन्हें खाना बांधने के लिए बोल दिया कि घर पर खा लूंगा, जिसके बाद जमींदार साहब ने फटाफट मेरा खाना बंधवा दिया और मैं खाना लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफी हो चुकी थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर जिस पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर कोई इंसान तो क्या, जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास दक्षिणा के काफी सारे पैसे थे। इसलिए मैं तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में पूरा रास्ता दिन की तरह चमक रहा था। हालांकि उतना साफ तो नहीं था, मगर रास्ते पर चल पाऊं इतना दिख रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कदमों के साथ ही साथ मुझे किसी और के कदमों की आवाज आने लगी। मेरे आगे तो कोई नहीं था। इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई, जो कि किसी आदमी की थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा शायद यहीं का कोई आदमी होगा, मेरी तरह कहीं जा रहा होगा। इतना सोचकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया कि पहले उस आदमी को जाने देता हूं। मगर जैसे ही मैं रुका कि वो आदमी यानी वो काली सी परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई। मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया।
मेरे रुकने पर वो आदमी रुका क्यों, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मैं उस वक्त ये भी जानता था कि मेरा एक गलत कदम मुझे मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा ताकि मैं वहां से 9-2-11 हो सकूं। अभी भी उस आवाज को मैं पीछे से साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी आगे चलते चलते मैंने धीरे से कहा, देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूं। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सोच लो। मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज आनी बंद हुई। मैं एक दफा फिर पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक नहीं बल्कि अब 2 लोग आ रहे हैं। वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। मुझे अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ रहा था और बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था तो पाया कि अब धीरे धीरे पीछे काफी सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। मगर मैं रुका नहीं, मैं तेजी से भागता रहा। अभी मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी आदमी से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि मैं खुद संभलते हुए उठता, उस आदमी ने मुझे तुरंत सहारा देकर उठाया और मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा, जिस पर मैंने कहा, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस पर वो आदमी बोला, अगर उन लोगों से बचना है तो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस वजह से मैं उस आदमी की बात सुनकर उसके साथ साथ चलता रहा। वो आदमी मुझे रास्ते के किनारे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो सारे लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खाना ले जा रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आपका पीछा कर रहे थे। इस पर मैंने कहा, खाने के लिए पीछा कर रहे थे? पर वो लोग थे कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, वो लोग इंसान नहीं थे, उन्हें इंसान समझने की गलती मत करिएगा। वो लोग प्रेत है, प्रेत। उनका यही काम है, लोगों का पीछा करना और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, पर आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं इसी रास्ते से देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। तब मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता था। तभी अचानक वही सारे प्रेत मेरा पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद वो लोग इंसान हैं, पर जब तक पता चला कि वो लोग प्रेत हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उन लोगों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और फिर उन लोगों ने मुझे जान से मार डाला। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैं यानी पंडित जी डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक नजर उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो सही में उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे। डर के मारे
अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं उन प्रेतों की तरह नहीं हूं, और अगर अभी तुम वापस उस रास्ते पर गए तो मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम दोनों जंगल के रास्ते पर ही चलते रहे। कुछ देर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। घर पर मैंने ये बात सबको बताई, मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र गांव के बाकी लोगों से किया तो सबने कहा कि वो रास्ता प्रेत बाधित है और शाम हो जाने के बाद उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। चलो बच्चों, जाओ घर जाओ, अब काफी रात हो गई है। पंडित जी की कहानी सुनकर उस रात मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। शाम को हम दो दोस्त यानी निशांक और मैंने कहीं घूमकर आने का फैसला किया, मगर जाएं तो जाएं कहां। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही था, क्योंकि हम दोनों अपने शहर की तकरीबन सारी जगहों पर घूम चुके थे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद हमने तय किया कि इस बार हम घूमने के लिए अपने शहर से बाहर जाएंगे। ये सोचने के तुरंत बाद ही हमने कार उठाया और घूमने निकल पड़े। अंधेरा हो चुका था और ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी। कुछ घंटों के बाद ही हम लोग दूसरे शहर पहुंचे। वहां बहुत घूमा फिरा और जब वहां भी मन नहीं भरा तो घूमने के लिए और आगे चले गए। इस तरह से घूमते घूमते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। अब बारी थी घर लौटने की। चूंकि निशांक पीकर टल्ली हो चुका था, इसलिए उसे और गाड़ी को घर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। खैर, मैं गाड़ी में बैठा और बैठते ही निशांक भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठा और हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। चूंकि रात काफी हो गई थी और ठंड भी अपनी इंतहा पर थी, इसलिए रास्ते पर पूरी तरह से सुनसानियत छाई हुई थी। रास्ते पर अब कुत्तों के अलावा ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई खुली दुकान। कोहरा और अंधेरा, सिर्फ इन्हीं दो चीजों ने रास्ते को अपने आगोश में ले रखा था। इसी दौरान मैंने एक नजर निशांक की ओर देखा तो निशांक सो चुका था। मैंने भी उसे नहीं उठाया, क्योंकि ना तो वो उठकर गाड़ी चला पाता और ना ही मेरे किसी काम लगता। इसलिए मैंने उस नशेड़ी को जगाने का कष्ट नहीं किया। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर फैले घने कोहरे की वजह से मुझे कार चलाने में दिक्कत तो हो रही थी, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी दौरान एक बार निशांक जागा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, किस रास्ते से जा रहा है तू? हाईवे होकर मत जाना, बहुत लंबा पड़ेगा। काली पहाड़ी वाला रास्ता ले ले, छोटा रास्ता है। निशांक जिस रास्ते की बात कर रहा था वो रास्ता छोटा तो है, मगर कहते हैं कि उस रास्ते पर भूत पिशाचों का अड्डा है। इसलिए पहले पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर जब निशांक ने ये कहा कि कुछ नहीं होगा तो मैं मान गया और थोड़ा आगे जाकर हाईवे के बगल से काली पहाड़ी वाला रास्ता ले लिया। मैंने उस रास्ते के बारे में जितना सुना था, दिखने में वो रास्ता उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की कोई कमी नहीं थी, मगर एक भी आदमी या गाड़ी नहीं थी
उस रास्ते पर आसपास कोई घर तो दूर, ईंट का एक टुकड़ा तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते के अलावा अगर कुछ था तो सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल। अभी हमारी कार उस रास्ते पर चल ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि निशांक फिर से सो चुका है। हालांकि अभी अगर निशांक जागता तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती, क्योंकि असली डर तो अभी बाकी ही था। अभी उस रास्ते पर मुझे लगातार 3 कब्रिस्तानों को पार करना था और ये रास्ता उन्हीं 3 कब्रिस्तानों को लेकर बदनाम है। खैर, मैं कार चलाता रहा। चलते चलते जैसे ही मैं पहले कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कब्रिस्तान के उल्टी तरफ कोई आदमी खड़ा है। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा डर सा गया, लेकिन ना तो वो आदमी लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था और ना ही हमारी तरफ देख रहा था। उस आदमी को नजरअंदाज करके अभी मैं उस पहले कब्रिस्तान को पार कर ही रहा था कि तभी सड़क किनारे खड़ा वो आदमी एकदम से दौड़कर हमारी कार के सामने से होते हुए रोड के उस पार कब्रिस्तान में घुस गया। वो शख्स जो भी था, मगर उसने जिस तेजी से सड़क पार किया था, एक पल को लगा कि वो हवा से भी तेज है। मैं बहुत ज्यादा डर गया, मगर इतनी दूर आकर भी वापस लौट जाना एक तरह की बेवकूफी होती। ऊपर से मैंने एक कब्रिस्तान पार कर लिया था तो अब सिर्फ 2 कब्रिस्तान ही बचे थे। यही सोचकर मैं गाड़ी को वापस से भगाने लगा। मुझे लग रहा था शायद मैं ही उस 4 किलोमीटर के दायरे में एक जागता हुआ इंसान हूं, मगर मैं गलत था। कुछ आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी के सर पर सफेद गोल टोपी थी और चेहरे पर बहुत सारी दाढ़ी। वो बूढ़ा आदमी किसी भी एंगल से भूत की तरह नहीं दिख रहा था और वो हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने का इशारा भी कर रहा था। कुछ सोच समझकर ही मैंने गाड़ी को उस आदमी के पास रोका। गाड़ी रुकते ही वो आदमी मेरी खिड़की के पास आया। खिड़की नीचे गिराने का इशारा किया। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की को नीचे किया। मेरी खिड़की खोलते ही उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे अपनी हथेली में मोड़कर उस चीज को मेरे शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख दिया और बोला, अपने जेब की तरफ मत देखना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ। मुझे बहुत अजीब लगा, मगर उस आदमी के बताए मुताबिक मैंने अपनी जेब की ओर बिना देखे गाड़ी को वहां से आगे बढ़ा लिया, मगर मुझे अपनी जेब में किसी भारी भरकम चीज का वजन साफ तौर पर महसूस हो रहा था। खैर, मैं गाड़ी चलाता रहा। उस वक्त मेरे जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे जेब में क्या रखा होगा और उसने जेब में मत देखना ऐसा क्यों कहा। यही सब सोचते सोचते अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे सामने रोड पर वो दूसरा कब्रिस्तान नजर आया। उस कब्रिस्तान के पास एक औरत खड़ी थी। जब कार उस औरत के नजदीक पहुंची तो मैंने देखा कि उस औरत के गोद में एक बच्चा है। वो औरत काफी घबराई हुई नजर आ रही थी, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। लिहाजा मैंने तुरंत गाड़ी को उस औरत के पास रोका। मेरी गाड़ी रोकते ही वो औरत तुरंत गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको और क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? इस पर उस औरत ने कुछ कहा तो नहीं, बस हाथ दिखाकर आगे चलने का इशारा किया। उस औरत का इशारा पाकर मैंने तुरंत गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया।
तब घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर गई, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि आरवीएम पर पीछे की तरफ मुझे ना तो वो औरत दिख रही थी और न ही उसके गोद का बच्चा। मैं तुरंत पीछे पलटा तो वो औरत और बच्चा पीछे ही थे। पर अगर वो दोनों पीछे ही है तो आरवीएम पर दिख क्यों नहीं रहे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे की ओर से मुझे किसी के कुछ चबाने जैसी आवाज आने लगी। मैं फट से पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे रगों में दौड़ता खून जम सा गया। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि वो औरत जिस चीज को चबा रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसे वो अपनी गोद में लेकर गाड़ी में चढ़ी थी। गाड़ी में पूरा खून ही खून फैल चुका था। उस औरत का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। इतने में ही उस औरत ने अपने आधे खाए बच्चे को छोड़कर निशांक का गला पकड़ लिया। निशांक हड़बड़ाते हुए उठा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर वो औरत उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी मैं निशांक को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही मैंने निशांक को छुड़ाने के लिए उसका बदन छुआ कि वो पीछे बैठी औरत और उसका आधा खाया बच्चा दोनों गायब हो गए। तब तक हम तीसरे कब्रिस्तान को भी पार कर चुके थे। फिर हम सीधे घर पहुंचे और जब घर पहुंचकर मैंने अपने जेब में देखा तो पाया कि वो एक बड़ा सा ताबीज है और शायद उसी ताबीज के चलते उस रात मेरी जान बच गई और निशांक की भी। मगर वो बूढ़ा आदमी था कौन, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।